दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कहते हैं कि जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है और ऐसे आती है कि जिसका वो पूरा अंत हो जाता है। ऐसे कोई सिचुएशंस बीजेपी के साथ होते हुए दिख रहा है। एक के बाद मुसीबतों का मुसीबत कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जो भी उन्होंने कदम उठाए वो सब के सब विफल होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला तो उनका जो अयोध्या का जो उसका चढ़ावा की जो चोरी का मामला है वो इतना पकड़ लिया, इतना ये हो गया। और चंपतलाल जैसे लोगों को उन्होंने बचाने के चक्कर में अपने आप की सभी छवि इतनी खराब कर दी कि जिसके वजह से उनको लगता है कि मेन किंग जो है जिसमें ये सब लफड़ा किया वो उसी को बचाने की ये कर रहे हैं। और जिन लोगों ने चढ़ावा दिया उन लोगों की मानसिकता बहुत ही खराब है। मतलब उनको लगता है कि भाई हमने इतने लाखों करोड़ों का उसको ये जेवर दिया है और उसने किसी और ने ले गए हैं। ये सिंपल सी बात है। कोई अपनी बच्ची को, अपने भगवान को इतना प्यार करे और उसी का कोई गहना चुरा ले तो निश्चित रूप से सभी को बहुत बुरा लगता है उनका, और ये भावना से संबंधित है। और जब भावना किसी की आहत हो जाती है तो उसकी घाव बहुत बड़ी गहरी होती है। और यही बीजेपी के साथ हुआ। अभी ये बीजेपी को ये नहीं समझ रहा है कि हमारे लोगों को हम समझाए तो समझाए कैसे। बड़े मुश्किल से एसआईटी की निर्मित हो गई। एसआईटी ने अपने करने के बाद में फिर एफआईआर हुआ। ये सब उल्टा चल रहा था। और इसके पश्चात जब उन्होंने एक के बाद चालू कर दिया तो ये अभी इतना तूफान आ रहा है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी पूरी की पूरी चोरी जिन लोगों ने की है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने की। और वो कम से कम वो मुझे लगता है कि 2 महीने में कुछ 70 टाइम्स उन्होंने चोरी की। मतलब इतना कंटिन्यूअसली चोरी होना और सीसीटीवी में सब पकड़े गया। तो कहने का मतलब ये अभी वहाँ के कुछ वकील मंडली भी आई और उन्होंने कहा कि भाई हम इनकी केस को कोई लेंगे नहीं, हमको किसी भी लेवल में नहीं लेंगे और इनको सबसे पहले तो सजा होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। चंपतलाल के इसमें सजा होने के लिए है। बहुत सारे जितने भी टॉप लोगों के लोग हैं उनके ऊपर में ये सब चल रहा है। लेकिन असलियत में ये है वे पैसा आया गया कहाँ इतना। तो सभी को डाउट लग रहा है कि ये शायद आरएसएस के पास में, और क्योंकि उनका नाम डायरेक्टली आ गया और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट में लोग ट्रस्टी है मैक्सिमम लोग आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्वाभाविक ही लोगों को लगेगा कि भाई ये जो है चढ़ा हुआ है वो ज्यादा आरएसएस को ही गया होगा और जिसके ऊपर में इन लोगों ने ये सब चल रहा है। आज वो सेकंड उनका ये जो कर्नाटका का जो है उनका कैसे कहा रजिस्ट्रेशन का, उस बारे में बहुत सारा उन लोगों को अभी परेशानी भी हो रही। सेकंडली वो लीगल पोजीशन में बहुत ही वीक है। ऐसी कोई एक रूमर्स आई है शायद कि भाई हाई कोर्ट ने उसको एक समन्स इशू हुआ कि भाई आप ऐसे कैसे उनको पूछ सकते हैं। अरे क्या है, चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को ये कोई पूछ सकता है अपना कोर्ट कि भाई ये क्यों इशू हुआ, वो क्यों इशू हुआ। अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसके हिसाब से हर मिनिस्टर का काम है कि उसने क्या सवाल पूछना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे फेक न्यूज भी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाईकोर्ट इस देश का इस तरीका से कोई समन्स इशू करेगा और कहेगा कि भाई, और हाई कोर्ट के लोग क्यों करेंगे। हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं। जब सबसे होना है तो फिर एफआईआर होगा। एफआईआर के बाद में फिर वो एफआईआर को कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन डिफेमेशन की कोई भी केस ऊपर के कोर्ट में होती नहीं है। और ऐसा यदि आरएसएस के बारे में कोई ऐसा डिफेमेशन का भी कोई मसला बनता है तो वो नीचे के कोर्ट में जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे गलत ये है कि जिसके वजह से लोगों को लगता है कि भाई देखो खड़गे जी ने ऐसा किया और उसके ऊपर में उन लोगों को एक यहाँ से हाई कोर्ट से एक समन्स हुआ। ये तो सब ये है। एक दूसरी बड़ी दर्दनाक कहानी आज हो गई है, वो कांग्रेस जनता पार्टी की जंतर मंतर के ऊपर में जो है उनका आज का चौथा दिन है सौरभ वांगचू का। और वो दिनों दिन उसका रश बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि कभी ऐसा न हो कि वो रश बढ़ के कभी ना कोई बाहर के लोगों ने उसमें आके इंटरफेयर करके कोई पार्लियामेंट हाउस या फिर और कोई चीज के ऊपर में हमला करे
और सब के सब लोगों को यदि जरिए होगा। जुडिशरी तो उनका टारगेट है ही और बाकी लोग भी है। तो मुझे लगता है कि देश में किस तरीका से हालत होगी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन युवा जो है वो फिर मरने को डरते नहीं है और उसको उनके ऊपर में कोई गोली भी नहीं चढ़ाते और सबको लगता है कि ये त्रस्त हो गए लोग। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी बात होगी और वो होना अपने आप में बहुत ये है करके बीजेपी भी पूरी डरी हुई है कि किसी भी हालत में ये कांग्रेस जनता पार्टी का कम से कम कुछ खत्म होना चाहिए या उनका आंदोलन ज़्यादा तीव्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए काफ़ी वो प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मालूम अभी क्या होता है। लेकिन आरएसएस के लोग काफ़ी डिस्टर्ब है इन दिनों में। अभी तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है अमेरिका में जो अडानी के अगेंस्ट में जो केसेस चल रही थी क्रिमिनल और सिविल, तो वहाँ के जूरी ने उसको वो सब रिजेक्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल में कुछ ऐसे टिप्पणी गई थी वहाँ पे कि इसको क्लोज किया जाए, जिसके बदले में कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, हमारे भी यहाँ इंडिया में भी होता है कि कुछ क्रिमिनल केस भी कंपाउंडेबल होते हैं। तो इस टाइप में हुआ, उन्होंने कहा कि नो 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 विल नॉट अलाउ दिस, और इस तरीका से उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। यदि ये रिजेक्शन भी हो जाता है तो कम से कम वो अभी फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कौन सी रीजनिंग है कि जिसकी वजह से हमें एक्सप्लेन करो कि ये इसका इस तरीका से इम्पैक्ट होगा। वो तो चोरी है, 420 उन्होंने जो कि वहाँ का पैसा था, वहाँ के इन्वेस्टर का पैसा है, वो घूस देने में उन्होंने सबका सब इंडिया में खर्चा किया। तो निश्चित रूप से वो क्रिमिनल केस बनता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद अमेरिका से अडानी को काफ़ी मुश्किलें हो जाएगी और अडानी का यदि जन मुश्किलें हो जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अडानी ये करता है, इलेक्शंस हो या और कोई चीज़ हो, सभी लोग कहते हैं, उसके हिसाब से मैं भी कह रहा हूँ कि ये जब सिचुएशन आ जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अडानी यदि जब वीक हो जाता है तो पूरी बीजेपी भी वीक हो जाएगी और बीजेपी वीक हो जाए आरएसएस भी वीक हो जाएगा, क्योंकि उनको एक दूसरे को सब कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करते रहते एक दूसरे को और एक दूसरे को संभालते रहते। ऐसे सिचुएशन में ये क्या होगा उसके बारे में अंदाज नहीं। कल से एक सेशन चालू हुआ है और वहाँ पे राजनाथ सिंह ने जो वहाँ पे जो सिंदूर जो हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ से इंडिया से कोई किसी को कैजुअलिटी नहीं, कोई मरा नहीं, जबकि वो सब झूठी की झूठी बातें थी। 6 लोग हमारे शहीद हो गए और उसके ऊपर में पूरा का पूरा विपक्ष ने उनको घेरा कि भाई आप उनको रिजाइन करो, क्योंकि आप पार्लियामेंट में जब आते हो तुम्हें मालूम है कि देश में कितने लोग मरे और क्या हुआ सिंदूर में। तो निश्चित रूप से तुम लोगों ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है और वो झूठी इन्फॉर्मेशन देना को इसमें पार्लियामेंट में इट इज़ एन ऑफेंस। तो करके उन्होंने कहा कि एक तो माफ़ी मांगो और या तो फिर रिजाइन करो। इस तरीका से दोनों भी है। इसका मतलब कि धर्मेश प्रधान और ये सब 2 है और फिर 2-3-4 लोगों का ऑलरेडी नाम है। हो सकता है ये पार्लियामेंट सेशन में वो के अंत तक मोदी सरकार उनको निकालेगी या खुद की उनकी अभी कुर्सी हल रही है, इसके बारे में तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित कुछ ना कुछ हलचलें होगी और यदि हो जाती है तो निश्चित कुछ ना कुछ बीजेपी को बहुत बड़े झटके बैठने की संभावना है। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।